हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में और उसके यूनिट 3 को आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे। ये जो बुक है हिस्ट्री की, इसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सेंचुरी तक, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सेंचुरी। ठीक है, ये आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आता है। A1 पेपर 3 एंड डिसिप्लिन इन B1। ठीक है, जो यूनिट 3 है, हम दो यूनिट्स ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। जो यूनिट 3 है हम उसकी बात करते हैं, तो वो मेनली है आपका हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक शहरीकरण, नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पैटर्न एवं पतन के बारे में। मतलब ये जो यूनिट 3 है ये कंप्लीटली आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में सब कुछ कवर अप करता है। ठीक है, इसमें जितनी भी शुरुआत हुई थी, शहर बने थे, नगर बने थे, उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, उनकी संस्कृति का जो पैटर्न था वो किस प्रकार का था, और अंत में आकर वो किस प्रकार उस समाप्त हो गई, उसका पतन किस प्रकार हुआ, ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में दी गई हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और क्वेश्चन काफी बड़े नंबर का आ सकता है। तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक बेसिक डिटेल भी अगर आपको अच्छे से पता है तो आप अपना आंसर एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इसके नोट्स हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL पर अवेलेबल है। साथ के साथ यही नोट्स कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ये पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला आता है हमारा टॉपिक सिंधु सभ्यता का स्वरूप। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या है? जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है, हम कहें कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके विशिष्ट रूपों में से उस समय की अन्य संस्कृतियां जैसे पश्चिम एशिया की कांस्य युग सभ्यता, जिसे मोसोपोटामिया या मिस्र है, से अलग किया। ठीक है, आप देखिए इसका जो अलग रूप है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसका एक अलग रूप है। ठीक है, किसके? उस समय और भी सभ्यताएं थी, और भी सभ्यताएं आप कहें प्रचलन में थी, जो बढ़ रही थी। तो उस समय की एक और सभ्यता थी जो कि पश्चिम एशिया की कांस्य युग सभ्यताओं में से थी, जो थी मोसोपोटामिया, मिस्र। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता उससे काफी ज्यादा अलग थी। इसे सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने समाज को एक संगठित रूप में ढाला और एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाई थी। ठीक है, सिंधु, जो हम कहें सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, ठीक है, वो सब के सब लोग मिलकर एक समाज का निर्माण किया, एक संगठित रूप से रहे। ठीक, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अलग अलग रह रहे हैं बट हम उसे सभ्यता कह रहे हैं, नहीं, सभी लोगों ने मिलकर पूरा का पूरा एक समाज बनाया, संगठित रूप से समाज बनाया। ठीक है, इसीलिए हम इसे सभ्यता कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यह अपने समय क्या एकमात्र साक्षर समाज था। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, पता है? साक्षर मतलब एजुकेटेड, जिनको पढ़ना लिखना आया करता था। ये उस समय की केवल एकमात्र ऐसी सभ्यता कहें या फिर विशेषता हम उसकी कहें, ठीक है, ऐसा समाज था जिसको पढ़ना लिखना आता था। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है। सिंधु सभ्यता से 4000 से अधिक अभिलेख मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने? 4000 से अधिक अभिलेख मिले हैं, जिन पे कुछ ना कुछ दर्ज किया गया था, लिखा गया था, जो अब तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभिलेख मिले हैं वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि उस समय की भाषा को समझने में जितने भी हम कहें भूगोल करता है या फिर कहें जो लोग अभिलेखों की स्टडी करते हैं, वो उस भाषा को सही प्रकार से समझ नहीं पाए हैं। ये संकेत देता है कि यह लिपि वाणिज्यिक, व्यक्तिगत पहचान और नागरिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी। ठीक है, ये जो हम कहें जिस भाषा में ये लिखा गया है या जिस लिपि में ये लिखा गया है वो वाणिज्यिक थी। ठीक है, व्यक्तिगत पहचान, लोगों के बीच में पहचान, और नागरिकों के उद्देश्य के लिए इस लिपि का यूज किया जाता था। उदाहरण के लिए मोहरों, मुद्रकणों और कणों पर उत्कीर्णन से ये जानकारी मिलती है कि उनका उपयोग व्यापार में भी किया जाता
ठीक है, आपको देखने को मिलेगा जो लिपि उस समय यूज की गई थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो उसमें जो लिपि यूज की गई है वो आपको सिक्कों मतलब मोहरों पे देखने को मिलेगी, ठीक है, मुद्राओं जो उस समय मुद्राएं चलती थी, और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है, उन पे वो लिपि आपको देखने को मिल जाती है। नगर और कस्बों की विशेष महत्ता, हम सिंधु सिंधु सभ्यता की हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की बात करी जा रही है, ठीक है, इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला टॉपिक आता है नगर और नगरों और कस्बों की विशेष महत्ता। ठीक है, हम यहाँ पे सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो मेनली आप ये समझ लीजिए कि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेनली सिंधु सभ्यता लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी आदिवास पद्धति थी, जिसमें नगर और कस्बों का विशेष स्थान था। ठीक है, हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वहां पे जो नगर बनाए गए थे, नगरों की जो आप कहें पद्धति या फिर जो उनका स्टेटस था, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर जो था वो काफी हाई लेवल का और उच्च लेवल का था। ठीक है, जिसमें नगर और कस्बों का विशेष स्थान था। ठीक है, जब भी इस चीज को बनाया गया था जहाँ पे लोग रह रहे थे, वहां पे नगर का निर्माण करना, कस्बों का निर्माण करना एक विशेष स्थान था। ठीक है, इन नगरों में बड़े स्मारक रचनाएं और आर्थिक गतिविधियां होती थी, जो इस सभ्यता का विशेष जो विकास है उसका प्रतीक थी। ठीक है, ये जो नगर बनाए गए थे, यहाँ पे बड़े बड़े स्मारक बनाए गए थे। ठीक है, स्मारक से आप कहें कि बड़े बड़े स्टैचूज टाइप की चीजें या फिर ऐसी जगह जहाँ पे लोग जा सकते हैं, तो स्मारक बड़ी बड़ी चीजें बनाई गई थी। और आर्थिक गतिविधियां जहाँ पे मतलब इन शहरों में आर्थिक रूप से जो गतिविधियां होती थी, इसके लिए भी जगह बनाई गई थी, जो इस सभ्यता का विकास का क्या थी, प्रतीक थी। विकास किस चीज से पता चलता है कि हाँ, उस सभ्यता में या उस शहर में जहाँ पे ये चीजें चल रही हैं, वहां पे अच्छे प्रकार की रहने बहने की व्यवस्था है, साथ के साथ आर्थिक रूप से जितनी भी चीजें हो रही हैं उसके लिए भी सही प्रकार की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, नगर नगर केंद्र की विविधता, पहले सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को प्रमुख माना जाता था, लेकिन अब धोलावीरा, राखीगढ़ी और गोरीवाला जैसे अन्य नगर भी पहचान में आए। ये नगर सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे, जो बड़े पैमाने पर जनसमूह का प्रमाण देते हैं। अब देखिए, जब तक हम कहें कि मतलब स्टार्टिंग में जब भारत में सभ्यताओं की खोज चालू हुई थी, उस समय दो ही बड़ी बड़ी आप कहें कि स्थानों को माना जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या माना जाता था, प्रमुख माना जाता था। लेकिन उसके बाद धोलावीरा, राखीगढ़ी, गरीवाल, ठीक है, ये जो तीन नगर हैं ये भी फेमस हुए, इनका भी नाम आगे आया। इन नगरों में को देखकर ये पता चला कि हाँ, इन नगरों में भी बड़े पैमाने पर लोग रहा करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग रहते थे, छोटे लोग रहते थे, नहीं, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे, बहुत बड़े स्ट्रक्चर पर ये चीजें बनाई गई थी। फिर आता है शिल्प और निर्माण कार्य। इन नगरों से प्राप्त जेवर, मूर्तियां और मोहरे इस बात की ओर इशारा करती है कि शिल्पकार द्वारा निर्मित वस्तुएं नगरवासियों की मांग पर आधारित थी। ठीक है, अब क्या होता था कि जब ये नगर की आप कहें कि खोजबीन करी गई इन नगरों की, ठीक है, इन लोगों की जांच, नगरों की क्या करी गई, जांच पड़ताल की गई, तो देखने को मिला कि जेवर, मूर्तियां और मोहरे इस तरफ इशारा करते हैं, किस तरफ, कि जो उस समय के नगरवासी थे वो लोग उन लोगों की मांग के आधार पर, जो शिल्पकार हो गए या जौहरी हो गए जो उस समय जेवर तैयार करा करते थे, वह लोग उन लोगों की मांग पर चीजें तैयार करते थे। ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या थी तो बहुत बड़ी मांग भी थी। फिर आता है संगठनात्मक विशेषताएं। सिंधु सभ्यता का प्रशासनिक ढांचा भी बहुत प्रभावशाली था। नगर और ग्रामों की एक श्रृंखला, जिनके बीच निरंतर संपर्क बना रहता था। इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर सुनियोजित प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी अच्छी खासी थी। ऐसा नहीं है कि केवल नगर बसे हुए हैं, लोग रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, नहीं, प्रशासन किस प्रकार का चल रहा है इस चीज के ऊपर भी काफी गौर किया गया था, तो इसको भी काफी बेहतर बनाया गया था। ठीक है, नगर और गांव के बीच में अच्छी खासी हम कहे कि कनेक्शन था। ठीक है, और सुनियोजित प्रशासनिक व्यवस्था भी थी। फिर आती है शासन प्रणाली की बात करें, तो इस सभ्यता में राज्यों की संख्या या उनके संगठन के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। ठीक है, हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की, तो यहाँ पे जो राज्य बनाए गए हैं उनकी टोटल संख्या नहीं मिल पाई एक तो, ठीक है, और उनके संगठन के बारे में एक अच्छी जानकारी नहीं है कि हम कहें कि इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र कहाँ कहाँ तक अच्छे खासे बचे हुए हैं, इसकी अच्छी खासी जानकारी देखने को नहीं मिली। हालांकि ये माना जाता है कि नगरीय आदिवास शायद नगर राज्य के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, क्या माना जाता है, लोग मानते हैं कि नगरीय आदिवास
नगर में रहने वाले जो लोग हैं शायद नगर राज्य के रूप में कार्य करते थे। नगरों के विन्यास और स्वरूप से यह संकेत मिलता है कि वहां के कुलीन तंत्र, व्यापारिक और शिल्पकार का समूह उपस्थित था जो शहर की जीवन शैली को प्रभावित करता था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार से हम गए कि नगर को किस प्रकार से चलाया जा रहा था, तो नगर को चलाया जा रहा था वहां के कुलीन तंत्र के आधार पर। ठीक है, व्यापारियों और शिल्पकार जो लोग थे उनका एक समूह था जो कि नगर की जीवन शैली को बड़े स्तर पर प्रभावित करता था। ठीक है, वही लोग नगर के एक बड़े स्तर के लोग थे जो कि नगर को प्रभावित करते थे। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सिंधु सभ्यता समकालीन काल से युगीन संस्कृति से कई मायनों में अलग थी। ठीक है, मतलब उस समय में जो कांस्य युग, मतलब ऐसा ही, मतलब उस समय में जितनी भी सभ्यताएं चल रही थी और जो कांस्य युग पर आधारित थी उन संस्कृतियों से काफी ज्यादा अलग था। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत विशेषताओं के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस विशेषता को भी, सारे पॉइंट्स को आपको कवर अप करना है। ठीक है, पहला आता है नगरीय संस्कृति। सिंधु सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैली हुई थी और यह उस समय की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु जो सभ्यता है वो 10 लाख वर्ग किलोमीटर, आप ये याद रखिए, 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा क्षेत्र था और उस समय की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। मतलब उस समय में जो नगर में बसी हुई सभ्यताएं थी उनके मुकाबले सिंधु सभ्यता सबसे बड़ी थी। मेसोपोटामिया, मिस्र की तरह सिंधु सभ्यता में भव्य मंदिर, समाधि स्थल और या महल नहीं बनाए गए थे। ठीक है, जैसे कि मेसोपोटामिया या फिर मिस्र में हम कहें कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया या फिर समाधि के स्थल बनाए गए या फिर महल बनाए गए थे, वैसी कोई भी चीज हम सिंधु सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। इसके बजाय यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ नागरिकों के लिए बेहतर नगर सुविधाजनक का निर्माण किया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने वहां पे, मतलब सिंधु सभ्यता में लोगों ने मंदिर अंदिर का निर्माण नहीं करा, परंतु यहाँ पे लोगों ने किस चीज का निर्माण करा, यहाँ पे लोगों ने निर्माण करा एक अच्छे रहने के स्थान का। ठीक है, नगर के लिए बेहतर नगरीय सुविधाजनक का निर्माण किया था, मतलब अच्छी पानी की प्रणाली हो गई, अच्छे रहने के घर हो गए, अच्छे प्रकार की आर्थिक व्यवस्था के लिए हर प्रकार की जो भी चीज चाहिए थी वो सबका निर्माण किया गया था, ना कि मंदिर, बहुत बड़ी समाधियां हो गई या फिर महल का निर्माण किया गया था। सुख सुविधा का विकास, इस सभ्यता में बड़े स्नान गृह, देखिए नहाने के लिए बहुत बड़े स्नान गृह बनाए गए थे, चौड़ी सड़कें और गलियों का नेटवर्क था, जल निकासी की व्यवस्था और जलपूर्ति प्रणाली का विशेष ध्यान रखा गया था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता को मेनली इसलिए माना जाता है काफी, हम कहें कि वो विकसित थी, क्योंकि वहां का जो जल की व्यवस्था थी वो एकदम उत्तम थी। ठीक है, उत्तम किस प्रकार की, वहां पे जल का जाने का और जल का आने का, मतलब जल निकासी और जल पूर्ति के लिए जो प्रणाली बनाई गई थी वो प्रणाली एकदम अच्छे प्रकार की थी और बहुत ही बेहतर थी। ठीक है, वर्तमान के समय से तो हम कहें कि काफी ज्यादा बेहतर थी। ठीक है, जल प्रणाली इस प्रकार से उसे बनाया गया था। साथ में वहां पे चौड़ी सड़कें थी, गलियों का नेटवर्क, हम कहें कि बहुत बड़ा गलियों का नेटवर्क था। ठीक है, पतली पतली सरकरी गलियां हुआ करती थी, चौड़ी चौड़ी गलियां हुआ करती थी। ठीक है, और साथ में बड़े स्तर पर, मतलब बड़े बड़े जो स्नान गृह होते हैं जहाँ पे लोग नहाया करते थे, इनका निर्माण किया गया था। फिर धोलावीरा और मोहनजोदड़ो में बांध और कुओं का निर्माण दिखता है जो सिंधु निवासी अत्याधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली से जुड़ा थे। ठीक है, अब देखिए धोलावीरा और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े बांध और हम कहें कि कुआं, काफी बड़ी संख्या में कुओं का निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि क्या बताता है कि सिंधु निवासी अत्याधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली से जुड़े हुए थे। ठीक है, एक प्रकार से हम ये कहें कि जल प्रणाली अच्छी स्तर पर थी मोहनजोदड़ो, ठीक है, धोलावीरा और साथ के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, बड़े बांध हो गए, कुएं हो गए, ये यही तो दर्शाते हैं कि वहां पे जल निकालने के लिए काफी बढ़िया स्तर की चीजें बनाई गई थी। फिर आता है जल निकासी प्रणाली की हमने बात करी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ही बात करा था। मोहनजोदड़ो में हर तीसरे घर में जल निकासी की सुविधा थी, जबकि मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताओं में लोगों को नदी से बाल्टियों में पानी भरना पड़ता था। अब देखिए मेसोपोटामिया में आपको बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे परंतु जल की व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। ये व्यवस्था कहाँ देखने को मिली, ये मिलती है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। जो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंतर्गत हर तीसरे घर में जल निकासी के लिए एक अच्छी व्यवस्था थी। वहीं हम मेसोपोटामिया में देखें तो भाई बाल्टियों से लोगों को पानी भरना पड़ता था। यह दिखाता है कि सिंधु सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से हम कहें कि काफी अधिक उन्नत थी। मेसोपोटामिया के लोगों ने हम कहें कि बड़ी बड़ी इमारतों पर ज्यादा ध्यान दिया, परंतु मोहनजोदड़ो हो गया सिंध या फिर पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, इसने जल निकासी और जल पूर्ति के लिए अच्छी व्यवस्था का ध्यान दिया था।
सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि और उद्भव की हम बात करते हैं। ठीक है, पृष्ठभूमि मतलब उसका बेसिक पॉइंट्स का आकाश है। तो सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुई, जो दिल्ली, अरावली, खंबात के भौगोलिक अक्ष के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, सिंधु जो सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम के क्षेत्र में विकसित हुई थी, मतलब भारत के पश्चिम वाला जो हिस्सा है उसमें ये पूरी की पूरी जो सभ्यता है ये विकसित हुई। उसके बाद हम बात करें तो दिल्ली, अरावली, खंबात, ठीक है, खंबात जो क्षेत्र है, भौगोलिक अक्ष है, उसके पश्चिम में ये सब कुछ है। हम आगे देखें, इस क्षेत्र में नगरीय केंद्र का उद्भव और विकास लगभग 7000 ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक चरण तक फैला हुआ है, या फिर हम कहें माना जाता है। इसका समय जो माना जाता है, मतलब हम कहें नगर केंद्र का उद्भव और विकास किस समय में हुआ था, मतलब कब ये नगर एकदम आप कहें कि शुरुआत हुई थी और उसके बाद इसकी डेवलपमेंट किस समय में हुई, ये माना जाता है लगभग 7000 ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक चरण तक। ठीक है, सिंधु सभ्यता की शुरुआत उन कृषक समुदायों से हुई थी जिन्होंने गेहूं और जौ की खेती और पशुपालन को अपने जीवन निर्वाह की पद्धति के रूप में माना था। ठीक है, हम ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की शुरुआत किन लोगों द्वारा की गई थी, उन किसानों द्वारा की गई थी, उन किसानों के समूह द्वारा की गई थी जिन लोगों ने खेती गेहूं और जौ की खेती करी, पशुपालन को अपना क्या माना, जीवन निर्वाह, मतलब कि वह लोग गेहूं और जौ उगाकर पशु के पालन करके अपना जीवन चलाते थे, इनके द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। प्रारंभिक कृषि और पशुपालन की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के विकास की जड़ें बलूचिस्तान की कच्छी के मैदान में स्थित मेहरगढ़ तक जाती हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में हम कहें कि एक क्षेत्र है कच्छी, ठीक है, उसके मैदान में स्थित एक मेहरगढ़ जगह है, वहां तक इसकी सीमाएं जाती हैं। यह लगभग 7000 ईसा पूर्व कृषि आधारित जीवन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, 7000 ईसा पूर्व कृषि पर आधारित, मतलब कंप्लीटली हम कहेंगे लोग शिकार पर नहीं परंतु कृषि पर पूरी तरह से आधारित थे, वहां पे जीवन की शुरुआत हुई थी, जो आगे चलकर सिंधु सभ्यता के विकास का आधार बना। मेहरगढ़ के निवासियों ने गेहूं जौ की खेती के साथ साथ पशुपालन की भी प्रथा शुरू करी। ठीक है, फिर अब मेहरगढ़ में जो लोग रह रहे थे उन्होंने खेती शुरू करी, साथ के साथ कुछ समय बाद उन्हें समझ आया कि पशुपालन भी जरूरी है तो उन्हें पशुपालन भी कर दिया था। इस प्रारंभिक कृषि और पशुपालन ने सिंधु सभ्यता की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। देखिए, ये सारे पॉइंट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, परंतु मेनली आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हो गए, उसका पतन किस प्रकार हुआ, उसकी शुरुआत किस प्रकार की हुई थी। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट हम कवर अप करा रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक एक दो पॉइंट आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत किनके द्वारा की गई थी, उन समुदाय मतलब कृषि समुदाय के द्वारा की गई थी जिन्होंने गेहूं जौ की खेती करी, पशुपालन के लिए शुरू करा था। ठीक है, आगे बढ़े, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का विकास। ठीक है, अभी हम यहाँ पे दो नाम ले रहे हैं परंतु सेम ही है। ठीक है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी तक सिंधु सभ्यता के कई स्थल विकसित हुए। ठीक है, यहाँ पे टाइमलाइन बताई गई है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी तक का जो समय था उसमें सिंधु सभ्यता के कई सारे स्थल, मतलब सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी है, ठीक है, 10 लाख हम कहें वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है, तो इस सभ्यता में जो क्षेत्र थे उनका विकास हुआ था इस समय के दौरान। इनमें से कई स्थल नदी तटवर्ती क्षेत्र थे, मतलब ऐसे कई सारे स्थल थे जहां पे नदियां थी, वो नदी के पास में स्थित थे, जहां आदिवास और जीवन निर्वाह पद्धति लंबे समय से विकसित हो रही थी। ठीक है, जो भी क्षेत्र नदी के पास था वहां पे हम कहें कि जीवन निर्वाह पद्धति काफी लंबे समय से चल रही थी, मतलब लोग जीवन जी रहे थे। इन क्षेत्रों में आदिवास लगभग 1000 वर्ष पहले से मौजूद थे, मतलब जो लोग नदी के किनारे थे, किनारे के क्षेत्रों में बसे हुए थे, वो 1000 वर्ष से पहले से वहां पे रह रहे थे। हकारा मृदभांड संस्कृति जो कि हकारा नदी के आसपास विकसित हुई थी, सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, हकारा जो मृदभांड संस्कृति है वो कहाँ पे, हकारा नदी के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई, जो कि ये माना जाता है कि पृष्ठभूमि का मतलब जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जहां से शुरुआत हुई थी उसका एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है कौन सा, हकारा मृदभांड संस्कृति। इस संस्कृति की विशेष मृतिका बर्तन जो हकारा नदी के किनारे बने थे उस समय की उन्नत शिल्पकला को दर्शाते हैं। ठीक है, इस संस्कृति में हम कहें कि इस संस्कृति का आपको या फिर हम कहें आर्कियोलॉजिकल जो लोग हैं उनको वो मिले हैं, क्या मिले हैं, बर्तन मिले हैं जिनपे शिल्पकला देखने को मिली है, जो कि उस समय की काफी उन्नत शिल्पकला थी। ठीक है,
हकारा और आमरी संस्कृति। सिंधु सभ्यता के पश्चिम किनारे पर चौथी शताब्दी में आमरी संस्कृति का उदय हुआ। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता है उसके पश्चिमी किनारे पर कौन से समय में, चौथी शताब्दी में आमरी संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति ने सिंधु सभ्यता वो सॉरी इस संस्कृति ने सिंधु के तटीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब क्या हुआ, ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, आमरी संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो इस संस्कृति ने सिंधु घाटी के जितने भी तट के क्षेत्र थे और जो मरुस्थल क्षेत्र थे वहां पे इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करी, मतलब वहां पे ये बढ़ना चालू हुई थी। आमरी संस्कृति के स्थलों पर एक्रोसेक्टम नामक आवासीय योजना के निशान मिले हैं। यह योजना सिंधु सभ्यता के नगरों के विन्यास में विकसित और परिष्कृत के रूप से देखी जाती है। इन स्थलों पर पत्थरों की दीवारें, चबूतरे, सीढ़ियां अवशेष मिले हैं जो उन्नत समाज की स्थापत्य कला को भी दर्शाते हैं। ठीक है, जो आमरी संस्कृति थी, हम यहाँ पे कहें कि एक्रोस्पेक्टम नामक जो आवासीय योजना, मतलब घर बनाने की जो योजना थी उसको एक्रोस्पेक्टम कहा गया है। ठीक है, ये मिली है। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है आपको, पत्थर की दीवारें देखने को मिलती है, चबूतरे देखने को मिलते हैं घर के बाहर, जैसे कि वर्तमान समय में हम लोग चबूतरे बनाते हैं, ये देखने को मिलते हैं। सीढ़ियां मिलती है एक से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए, जो कि क्या दिखाती है, उस समय की स्थापत्य कला, मतलब घर, हम कहें कि किसी चीज को डेवलपमेंट करने की जो कला थी उसकी उन्नति को ये दिखाती है। फिर आता है कोट डीजी संस्कृति और हड़प्पा काल। सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि को समझने के लिए कोट डीजी संस्कृति का उल्लेख आवश्यक है। ठीक है, अगर आपको सिंधु सभ्यता की पृष्ठभूमि को और अच्छे से समझना है तो आपको कोट डीजी सभ्यता के बारे में पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। इस संस्कृति में सिंधु, हकारा मैदान और सिंधु गंगा के जल विभाजन के आर पार कई गदबद बस्तियां विकसित हुई। ठीक है, आप देखिए ये जो संस्कृति थी, इस संस्कृति में हकारा मैदान और सिंधु गंगा के जो जल विभाजन था, जहाँ पे जल का बंटवारा हम एक तरह से कहें कि जल दो हिस्सों में बंटता है। ठीक है, उसके अगल बगल या आसपास के क्षेत्रों में गदबद बस्तियां बसी थी, मतलब वहां पे लोगों ने बसना शुरू करा था। हड़प्पा में पाई जाने वाली उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम सड़कों की योजना, कच्ची ईंटों का उपयोग और जल निकासी की व्यवस्था कोट डीजी संस्कृति के महत्वपूर्ण अवयव थे। ठीक है, अब देखिए कि कोट डीजी से क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलता है, सड़कों का नियोजन, कच्ची ईंटों का उपयोग और उसके साथ साथ जल निकास की व्यवस्था कोट डीजी संस्कृति के महत्वपूर्ण अवयव है। मतलब हम ये कहें कि वहां से लिया गया है इस चीज को। ठीक है, इन स्थलों पर मृदभांड, धातु कर्म और शिल्प का प्रतीकात्मक रूप का साक्ष्य मिलते हैं, जो सिंधु सभ्यता के परिपक्व होने की प्रक्रिया को भी दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी है, परंतु उसके जो क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में कोई चीज बहुत ही ज्यादा बेहतर रूप से करी गई है, किसी क्षेत्र में कोई अलग चीज बेहतर रूप से करी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोट डीजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सड़कों की योजना, कच्ची ईंटों का उपयोग और जल निकासी व्यवस्था जो थी वो वहां से आई थी। साथ के साथ अगर हम बात करें आमरी संस्कृति की, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एक्रोस्पेक्टम जो योजना है उसके आधार पर बनाए गए घर देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या क्या देखने को मिलता है, पत्थर की दीवारें हो गए, चबूतरे हो गए, सीढ़ियां हो गई एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। फिर व्यापार और शिल्प कला की अगर हम बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता के स्थलों पर मिले शिल्प और धातु कला के अवशेष इस सभ्यता की उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वहां पे क्या देखने को मिला है, शिल्प और धातु कला के अवशेष देखने को मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि वहां की, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनकी तकनीक काफी ज्यादा बेहतर थी। ठीक है, साथ के साथ सिंधु सभ्यता के नगरों में व्यापार और शिल्प का विकास व्यापक पैमाने, मतलब बड़े पैमाने पर होता था। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वहां पे जो नगर थे, उन नगरों में व्यापार और शिल्प, मतलब किसी चीज का लेन देन हो गया या फिर शिल्प कला का जो विकास था वो बड़े पैमाने पर हुआ था, और व्यापार भी बड़े पैमाने पर हुआ था। विभिन्न प्रकार के मृदभांड, धातु के आभूषण और अन्य शिल्प सामग्री सिंधु सभ्यता के व्यापारिक और सांस्कृतिक विस्तार को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के मृदभांड हो गए, धातु के आभूषण हो गए और अन्य शिल्प कला हो गई, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि क्या बताते हैं कि बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा था, लोग इस चीज का लेन देन कर रहे थे। ठीक है, और जो कि उनकी संस्कृति के विस्तार को भी बताती है। सिंधु सभ्यता के व्यापारिक नेटवर्क में पश्चिम एशिया के क्षेत्र के साथ साथ विनिमय और व्यापार के आवास बनाए।
ठीक है, क्या देखने को मिलता है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार का नेटवर्क था, मतलब हम कहें कि कनेक्शन कहाँ कहाँ तक व्यापार हो रहा था, तो पश्चिम एशिया के क्षेत्रों तक ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगला टॉपिक आता है धार्मिक विश्वास और सामाजिक संगठन। हम यहाँ पे सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके धार्मिक विश्वास के बारे में और उसके सामाजिक संगठन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता की सामाजिक और धार्मिक रचनाओं को भी समझना महत्वपूर्ण है। जो हमने ऊपर बात करी एक संस्कृति की जिसका नाम था आम्री संस्कृति के स्थलों पर मिले धार्मिक अवशेष और अनुष्ठान विश्वास सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की झलक देते हैं। ठीक है, अब देखिए आम्री जो संस्कृति थी वहां पे आपको कई मतलब जो आर्कियोलॉजी लोग थे, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, उन लोगों को क्या देखने को मिला, उन लोगों को धार्मिक अवशेष देखने को मिले, अनुष्ठान देखने को मिले, जो कि क्या बताते हैं कि हाँ, सिंधु सभ्यता में जो लोग रहते थे उनको धर्म से रिलेटेड या कहे धार्मिक अनुष्ठानों से रिलेटेड उनकी कुछ कनेक्टिविटी थी, वो उन चीजों से कनेक्ट थे। इस सभ्यता के लोग प्रकृति और अनुष्ठानों में विश्वास करते थे। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो प्रकृति प्राकृतिक चीजों पे और फिर अनुष्ठानों पर क्या करते थे, विश्वास करते थे, जो जो उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थे। मतलब लोग काफी ज्यादा धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे, परंतु वो प्रकृति और अनुष्ठान से जुड़े हुए थे, ना कि वो लोग बड़ी बड़ी इमारतें, मंदिर या महलों का निर्माण करा करते थे इस चीज के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, सिंधु सभ्यता की जड़ों की बात करते हैं हम थोड़ा सा। तो सिंधु सभ्यता की जड़ें पूरी तरह से देशिज थी और यह पश्चिम एशिया से उत्पन्न या प्रभावित नहीं थी। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सिंधु सभ्यता किसी अन्य सभ्यता को देखकर बड़ी हुई हो, नहीं, ये कंप्लीटली आप कहे कि जहां पे लोग रह रहे थे वो लोगों ने खुद ही उस चीज को इतना बड़ा करा कि वो एक पूरी की पूरी सभ्यता बन गई। ऐसा नहीं है कि कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स ने किसी पश्चिमी सब एशिया में उत्पन्न सभ्यताओं को देखकर या उनसे प्रभावित होकर अपने यहाँ पे चीजें स्टार्ट करी, नहीं, वो पूरी की पूरी देशी थी। ठीक है, इस सभ्यता का विकास उत्तर पश्चिम भारत की पाषाण कांस्य युगीन संस्कृति के साथ हुआ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता की नगर सभ्यता के विचार का विकास स्वदेशी था और इसका प्रसार पश्चिम एशिया के प्रभावों से नहीं हुआ था। ठीक है, ना ही इसका हम कहें कि किसी अन्य पश्चिम एशिया में हुई कोई बड़ी सभ्यता थी उसको देखकर सिंधु घाटी सभ्यता ने अपना निर्माण नहीं कराया, परंतु वो खुद की पूरी बनाई गई थी। अब टाइमलाइन की थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में सभी भागों में सभ्यता के विकास की प्रक्रिया एक साथ नहीं चली। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी क्षेत्र थे, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ उन सभी क्षेत्रों में विकास हुआ उससे। ठीक है, यह सबके सभी दूसरे से कनेक्ट हो, नहीं, समय के साथ साथ अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज का विकास हुआ था, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर इसका विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक विस्तार जो विस्तार हुआ वो ईसा पूर्व 2600 तक हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस समय इसका मेसोपोटामिया के साथ स्पष्ट संबंध देखा गया है। ठीक है, मतलब हम कहें कि सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ था वो 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस समय मेसोपोटामिया के साथ इसके कहीं ना कहीं कनेक्शंस थे, संबंध थे। ठीक है, तो ये मत मानिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी है तो एक साथ ही सभी क्षेत्रों में विकास हुआ था, नहीं, अलग अलग समय पे विकास हुआ था। ठीक है, और जो सबसे हम कहें कि अधिक से अधिक माना गया है वो 2600 ईसा पूर्व तक माना गया है। आगे बढ़े तो देखें कि संभावना यह है कि सिंध के निम्न भूमि, मतलब सिंध घाटी सिंधु सभ्यता की जो है वो निम्न भूमि चौलिस्तान और कच्छ क्षेत्र जो चौलिस्तान से एक नदी द्वारा जुड़े थे सभ्यता के प्रारंभिक विकास क्षेत्र रहे हैं। ठीक है, चौलिस्तान भी एक जगह है जो कि पंजाब के क्षेत्र में आती है। ठीक है, पाकिस्तान पंजाब के क्षेत्र में आती है। तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कि वहां पे जो नदी द्वारा जुड़े क्षेत्र हैं वह प्रारंभिक विकास हुआ था। किस चीज का, सभ्यता का प्रारंभिक विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ था। इन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले परिपक्व हुई थी, मतलब हम कहें तो थोड़ी सी विकसित होकर ऊपर आई थी, जबकि हड़प्पा, कालीबंगन और बनावली के नगर कुछ समय बाद अस्तित्व में आए थे। ठीक है, मतलब हम कहें कि जो चौलिस्तान का क्षेत्र है वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ी पहले परिपक्व हो गई थी, उसके बाद कालीबंगन हो गया, बनावली हो गए, इन क्षेत्रों में अस्तित्व में आए थे। इन नगरों का पतन भी अलग अलग समय पर हुआ था। अब हम पतन की बात करें, ठीक है, नगर अलग अलग समय पर डेवलप हुए तो अलग अलग समय पे भी उनका पतन पतन हुआ होगा। तो किस प्रकार कि मोहनजोदड़ो जैसे नगर का पतन लगभग 2200 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 2100 ईसा पूर्व तक यह नगर पूरी तरह नष्ट हो गए।
ठीक है। जो मोहनजोदड़ो का हम पतन का समय मानते हैं, वो मानते हैं 2200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 2100 आते आते पूरी तरह से वो शहर नष्ट हो चुका था। हालांकि सभ्यता का अस्तित्व दूसरे क्षेत्रों में 2000 ईसा पूर्व के बाद तक, मतलब हम कहें कि क्षेत्र में बना रहा, परंतु कुछ स्थान 1800 ईसा पूर्व तक भी कायम रहे थे। अब देखिए, हम अगर ईसा पूर्व की बात करते हैं तो हम समय में पीछे आते हैं। ठीक है, मतलब 2200 से हम कम में जाएंगे तो 2100 तक मोहनजोदड़ो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। परंतु सभ्यता के कुछ ऐसे भी क्षेत्र देखने को मिले हैं जो कि 2000 तक चल रहे थे, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि 1800 ईसा पूर्व तक भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही समय पे पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता है या कहें हम सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो चुकी थी, नहीं। कुछ कुछ क्षेत्र थोड़ा जल्दी नष्ट हो गए थे क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट का क्षेत्र थोड़ा ज्यादा होगा, और कुछ क्षेत्र कुछ समय बाद नष्ट हुए थे। भौगोलिक वितरण की बात करें अगर हम, तो सिंधु सभ्यता के आदिवास स्थल 500 से 600 के बीच है, मतलब ऐसे स्थल जहाँ पे लोग रहा करते थे वो 500 से 600 के बीच में माना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ठीक है, वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में और पाकिस्तान के काफी बड़े स्तर पर मतलब क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन स्थलों का भौगोलिक वितरण यह दर्शाता है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का उपयोग विविध रूपों से किया जाता था। उदाहरण के लिए, ठीक है, अब देखिए, अलग अलग क्षेत्र, ऐसा तो है नहीं कि एक सभ्यता पूरे एक ही क्षेत्र में फैली हुई है, भले ही बड़ी हो, वो अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। तो ये दर्शाता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खासियत थी। ठीक है, किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की खासियत थी तो वहां से कुछ चीजें हेल्पफुल थी, किसी अन्य क्षेत्र में अलग प्रकार की। ठीक है, विविध रूप से फैली हुई थी। बात करें हम निम्न सिंधु घाटी, मतलब लरकन लरकाना क्षेत्र की, तो यह क्षेत्र भारी वर्षा और कृषि के लिए जाना जाता है। ठीक है, जहाँ यहाँ मोहनजोदड़ो का वर्चस्व था, जो सिंधु सभ्यता का संपन्नतम भाग था। इसके अलावा मछली पकड़ने और अन्य समुदाय की बस्तियां भी मंझर झील के पास मौजूद थी। देखिए देखिए, ऐसे क्षेत्र, निम्न निम्न सिंधु घाटी क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती थी और कृषि के लिए जाना जाता था, वहां पे मोहनजोदड़ो का पूरी तरह से वर्चस्व था। मतलब एक प्रकार से ये माना जा सकता है कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे वर्षा भी काफी अच्छी होती थी। ठीक है, साथ के साथ वहां पे कृषि भी काफी बड़े स्तर पर होती थी, साथ में मछली पकड़ने का भी काम काफी बड़े स्तर पर था। मोहनजोदड़ो सबसे संपन्नतम, मतलब सबसे डेवलप्ड प्लेस था, या हम कहें कि क्षेत्र था जो हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कृताहार पर्वत श्रेणी और कोहिस्तान, इन क्षेत्रों में कृषि, वर्षा और झरने पर निर्भर थे। ठीक है, मतलब यहाँ ये जो क्षेत्र है, यहाँ क्षेत्रों में एक प्रकार से हम ये कहें कि जो कृषि का काम था, मतलब खेती का काम था, वो पूरी तरह से वर्षा और झरनों पर स्थित था। ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं है कि नदी बगल से जा रही है तो आपने पानी ले लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे जहाँ झरने थे वहां से पानी लाया जाता था, या फिर जो कृषि थी वो वर्षा के आधार पर की जाती थी। यहाँ पर कोई आदिवास स्थल, मतलब यहाँ पे कई आदिवास स्थल पाए गए हैं, और ये जो क्षेत्र है ये बलूचिस्तान के मार्ग से जुड़ा हुआ था। ये जो क्षेत्र माना जाता है पश्चिमी क्षेत्र, ये मेनली बलूचिस्तान के मार्ग से जुड़ा हुआ था। फिर आते हैं हम आगे बढ़े, सो सुरकुर रोडी पहाड़ियां, मतलब ऊपरी सिंधी। ठीक है, इस क्षेत्र में चकमक पत्थर की खदानें थी, मतलब ऐसे पत्थर जो चकमकाते थे, या फिर हम कहें अच्छे प्रकार के जो पत्थर हुआ करते थे, उन पत्थरों की खदान इस क्षेत्र में थी। ठीक है, सुकुरकुर जो पहाड़ी रूढ़ी पहाड़ियां हैं वहां पे, जिनसे हड़प्पा की घाटें बनाई गई थी, और खदानों के आसपास श्रमिकों की बस्तियां भी स्थित थे। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में ये जो पत्थर थे इनका काफी ज्यादा उपयोग भी था, साथ के साथ इन खदानों के आसपास लोग जो काम करते थे उनकी पूरी बस्तियां भी बस चुकी थी। ठीक है, तो लोग भी वहां पे रहते थे। फिर आती है सिंधु नदी का प्राचीन मार्ग। तीसरी शताब्दी शताब्दी तक पूर्व में सिंधु नदी का प्रवाह कच्छ के रण की ओर था। ठीक है, आप देखें कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो सिंधु नदी का जो प्रवाह था वो किस तरफ तक, कच्छ के रण तक था। यह और वह अरब सागर में मिलती थी। सिंधु नदी ने अपनी वर्तमान धारा 10वीं और 13वीं सदी बाद ग्रहण की थी। ठीक है, अब देखिए, आप सिंधु नदी के बारे में अगर आप देखेंगे तो अगर आपको उसकी जो कहें कि रास्ता जो है, ठीक है, वो जो वर्तमान समय में हम लोग जो देखते हैं या हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो उसने कब लिया था? वो 13वीं 10वीं से 13वीं शताब्दी, मतलब सदी के बीच में लिया था। उससे पहले वो किस प्रकार थी? सिंधु नदी का जो प्रवाह था वो किस प्रकार था? वो सिंधु नदी का प्रवाह था कच्छ के रण, जो कि गुजरात में है क्षेत्र, ठीक है, कच्छ के रण की ओर था, और आखिर में जाके वो अरब सागर में मिलती थी। ठीक है, बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां बलूचिस्तान के विभिन्न भूभाग, जैसे उत्तरी पर्वतीय किनारे, समतल मैदान और तटीय क्षेत्रों में स्थित थी। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां हैं बलूचिस्तान के क्षेत्र में, अगर हम बात करें तो वो कहाँ कहाँ पे थी? उत्तरी पूर्वी, मतलब उत्तरी पर्वतीय किनारे और समतल मैदानों और तटीय क्षेत्रों पर स्थित थी। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल सुत सुतका गुंडूर और सुतका कोहा थे। ठीक है, ये जो दो क्षेत्र हैं, सुतका गुंडूर और सुतका कोहा, ये जो क्षेत्र थे ये महत्वपूर्ण थे बलूचिस्तान के अंतर्गत, जहाँ पे बसी हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें जो समुद्री व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह भी थे, मतलब ये जो क्षेत्र थे ये व्यापार करने के लिए बंदरगाह भी थे। ठीक है, मतलब आप कहें कि नदी के या समुद्र के किनारे थे ये क्षेत्र, तो मेनली यहीं से व्यापार भी आगे बढ़ाया जाता था। ये स्थल फारस की घाटी फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार संबंध का केंद्र थे। ये जो दो स्थल थे यहाँ पे, फारस की घाटी और मेसोपोटामिया, इन दो क्षेत्रों के साथ व्यापार करने के लिए सुतका गुंडोर और उसके साथ का सुतका कोहो जो क्षेत्र थे वो महत्वपूर्ण थे। आगे बढ़े, बलूचिस्तान के अन्य हिस्सों में भी कृषि और मुख्य मार्गों के पास सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। ठीक है, बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पे अलग अलग क्षेत्रों में कृषि भी की जाती थी और मुख्य मार्गों पर सिंधु सभ्यता के स्थल भी पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता और व्यापक व्यापार नगर, सिंधु सभ्यता और व्यापार नगर, बलूचिस्तान के धातु अयस्क जैसे तांबा, शीशा और मूल्यवान रत्न जैसे लाजवर्द, फिरोज सिंधु सभ्यता तक इन व्यापार मार्गों द्वारा पहुंचाए जाते थे। ठीक है, अब देखिए, जो सिंधु सभ्यता में जो हम कहें कि व्यापार हो रहा था, वो हो रहा था मेनली बलूचिस्तान के क्षेत्रों के आसपास से। ठीक है, किस प्रकार से कि तांबा, शीशा और जो अन्य मूल्यवान जो रत्न थे, जो उस समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, लोगों में यूजफुल में थे। ठीक है, लाजवर्द और फिरोज, ये सिंधु सभ्यता के बलूचिस्तान के क्षेत्र होते हुए पहुंचाए जाते थे। ठीक है, व्यापार का एक मार्ग मान सकते हैं आप। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर का स्थल शोरतुगाई था, जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था, और यह बंदकाशा और मध्य एशिया के संसाधनों तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता था। ठीक है, अफगानिस्तान से होता हुआ भी व्यापार देखा जा सकता है। ठीक है, अफगानिस्तान से होते हुए भी व्यापार की सीमाएं मिलती हैं, ये बताती हैं कि जो सिंधु सभ्यता है उसका व्यापार काफी बड़े स्तर पर होता था। ठीक है, किस प्रकार अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित एक जगह है। ठीक है, स्थित था, और यहाँ बंदकाश और मध्य एशिया के संसाधन तक पहुंचने का भी मार्ग था। पंजाब और चौलिस्तान क्षेत्र की अगर हम बात करें उत्तरी पूर्वी की, तो सिंधु सभ्यता के अधिवास स्थल पंजाब में प्रमुख रूप से दोआब क्षेत्र, जो दो नदियों के बीच की भूभाग है, दोआब किसे कहा जाता है? दो नदियों के बीच में जो जमीन होती थी उसको कहा जाता है, तो फैला हुए थे। ठीक है, क्या है कि सिंधु सभ्यता के आदिवास स्थल पंजाब में प्रमुख रूप से दोआब क्षेत्र में फैले हुए थे। इनमें सबसे प्रमुख हड़प्पा नगर था, पंजाब के दक्षिण में बहाल बहवालपुर स्थित था। ठीक है, पंजाब का जो दक्षिण था वहां पे बहवालपुर स्थित था, जहां से होकर हकरा नदी बहती थी। चौलिस्तान क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक 174 स्थल पाए गए हैं। ठीक है, चौलिस्तान में हम कहें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके सबसे ज्यादा स्थल पाए गए हैं। कितने? 174 पाए गए। यहाँ के औद्योगिक स्थल विशेष रूप से तांबे को पिघलाने और गलाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि किस प्रकार का व्यापार होता था, अगर हम चौलिस्तान के क्षेत्र की बात करें तो वहां पे देखने को मिला है कि मेनली तांबे को पिघलाने और पिघला के कुछ बनाने का जो काम हुआ करता था वो मेनली चौलिस्तान के क्षेत्र में हुआ करता था। ठीक है, फिर आता है घाघर हाकर क्षेत्र। ठीक है, सतलज नदी के पूर्व में सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच का क्षेत्र है था, जहां घाघर नदी बहती थी। इस क्षेत्र के कई नगर जैसे कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी महत्वपूर्ण थे। राखीगढ़ी हरियाणा का सबसे बड़ा नगर था, जो इसके विस्तार हड़प्पा के बराबर माना जाता है। ठीक है, देखिए राखीगढ़ी जो था वो हरियाणा का सबसे बड़ा स्तर था, और इसका विस्तार जो था, या हम कहें कि कितना इसका विस्तार हुआ, कितना डेवलप हुआ, ये हड़प्पा के बराबर माना जाता है। साथ के साथ हम घग्गर हाकर की बात करें तो सतलज नदी, जो कि पूर्व सिंधु के मतलब सतलज नदी के पूर्व में सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच का क्षेत्र था। ठीक है, घाघर नदी बहा करती थी, यहाँ पे कुछ क्षेत्र थे, मतलब इन नदियों के आसपास के जो क्षेत्र थे वो थे कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, तो इसका विकास कितना माना जाता है? इसका विकास माना जाता है जितना हड़प्पा सभ्यता का हुआ था, इतना इसका विकास माना जाता है। फिर कच्छ और गुजरात की अगर हम बात करें तो कच्छ और गुजरात क्षेत्र की, तो
सिंधु सभ्यता के विस्तार में कच्छ के रण से लेकर खंबात की खाड़ी तक जो क्षेत्र था वो फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हुआ, विस्तार में हम कच्छ के रण से लेकर खंबात की खाड़ी तक इसका विस्तार मानते हैं। धोलावीरा जैसे क्षेत्र का प्रमुख नगर था। ठीक है, धोलावीरा जो क्षेत्र था, मतलब धोलावीरा का जो क्षेत्र था वो इस नगर का प्रमुख था। जबकि गुजरात में लोथल और भगतराव प्रमुख स्थल थे। ठीक है, धोलावीरा इस क्षेत्र का प्रमुख नगर था। गुजरात की अगर हम बात करें तो लोथल और भगतराव थे। ठीक है, भगतराव सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिण स्थल था, जो किम नदी के मुहाने पर स्थित था। मतलब किम नदी, जहाँ पे हम कहें कि एक प्रकार से कहें कि जहाँ पे नदी का अंत होने वाला होता है, उसका जो बचा हुआ क्षेत्र होता है जमीनी, ठीक है, मुहाना, वहां पे ये क्षेत्र बसा हुआ था। क्या बसा हुआ था? भगतराव। अब हम आगे बात करें, इन स्थलों के वितरण से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों तक फैली हुई थी, जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती थी, जैसे कृषि, शिल्प, व्यापार और मछली पकड़ना। ठीक है, अलग अलग प्रकार, ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल एक ही काम पे स्थित थी, नहीं, वहां पे कृषि भी हुआ करती थी, शिल्प कला भी बहुत ज्यादा फेमस थी, साथ के साथ व्यापार भी होता था, मछली पकड़ना भी होता था। ठीक है, साथ के साथ और भी काम, जैसे कि हम बात करें तांबा पिघलाना, इस प्रकार की चीजें बनाना, ये सारा भी काफी उसमें फेमस था। ठीक है, तो ये था हमारा जो यूनिट 3 है उसका पार्ट 1। आज के पार्ट 1 में हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर अप करा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके हमें बताइए, अब आपको वो कंप्लीटली एक बार और एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके बुक को पढ़ के बनाए गए हैं। बुक में आप पढ़ेंगे तो हो सकता है जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड हो, तो उन बुक की लैंग्वेजेस को पॉइंट्स में हमने तब्दील करा है और ये नोट्स को हमने तैयार किया है। ठीक है, ये नोट्स आपको कैसे लगे आप हमें जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें इस बारे में। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो उस बारे में भी कमेंट करें, हम उसको जरूर आपको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। आगे देखिए, आप हमारे इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ टेलीग्राम के 2 ग्रुप हमारे अवेलेबल हैं, नोट से रिलेटेड, कॉलेज अपडेट से रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम के एडमिट कार्ड रिलेटेड, जितने भी डिटेल्स हैं आपको टेलीग्राम के 2 हमारे जो ग्रुप्स हैं इनमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उनको जरूर ज्वाइन करिए और उसके साथ ज्वाइन रहिए जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती। हम समय के साथ साथ आपको सारी डिटेल्स देते रहेंगे। आपका कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। बात करें यूट्यूब की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपकमिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। ये जो नोट्स हम पढ़ा रहे हैं इनकी पीडीएफ आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको पीडीएफ पढ़नी है, ठीक है, तो आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। प्ले स्टोर पे जाइए, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL भी अगर आप लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप DUSL भी लिखते हैं तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारे ऐप का लोगो है, आप जाइए ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप में इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो किसी अन्य ऐप में देखने को नहीं मिलेंगी, और डायरेक्टली आपको हर जगह उन चीजों को फाइंड आउट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज के अपडेट्स हो गए, नोट्स हो गए, क्वेश्चन पेपर हो गए, सिलेबस हो गए, स्टूडेंट का एक अलग से पोर्टल दे रखा है जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हो, ठीक है, वो आप पोर्टल के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।